कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया की। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। मैं आपकी होस्ट प्रोफेसर निशी पांडे और आज हमारे साथ लखनऊ के जाने माने प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में महाप्राण निराला ने लिखा था, अमा निशा थी समालोचना के अंबर पर उदित हुए जब तुम हिंदी के दिव्य कलाधर। यही बात प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित के जीवन पर भी घटित होती है। उन्होंने हिंदी को अपने महत्वपूर्ण योगदान से समलंकृत किया और अंधकार में प्रकाश की अभिप्सा की। सूर्य तो प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित का अभिधान ही बन गया। एक जलती हुई मशाल की तरह वे हिंदी जगत का अंधकार दूर कर रहे हैं। प्रोफेसर दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। सर, हम लोग शुरू करना चाहेंगे, थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने अपना जीवन साहित्य को समर्पित करना है, ये निर्णय कब लिया और कैसे लिया? ये निर्णय विश्वविद्यालय में आने के बाद हुआ जी। जन्म तो मेरा जनपद रायबरेली के गांव में किसान परिवार में हुआ था जी। आरंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई। लखनऊ आने के बाद कुछ साहित्यकारों से संपर्क हुआ, अपने विभाग से जुड़ा तो विशेष प्रकार का आनंद अनुभव होने लग गया। मेरे सामने उसमें चॉइस तो बहुत थी। ग्रेजुएट लेवल पर मैंने संस्कृत भी ले रखी थी, अंग्रेजी भी ले रखी थी। उस समय 8 विषय पढ़ाए जाते थे तो उसमें समाजशास्त्र भी एक विषय था। लेकिन हिंदी पढ़ते हुए मुझे लगा कि अपनी बात इसमें हम ज़्यादा सरलता से कह पाएंगे और समझ पाएंगे। फिर साहित्य ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक शोध छात्रवृत्ति मिल गई तो हिंदी शोध कार्य से जुड़ गया। फिर उसी क्रम में जोधपुर विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई तो हिंदी की रोटी खाने लग गया और हिंदी से जीविका कमाते हुए ये महसूस हुआ कि इसका प्रतिदान भी करना चाहिए। एक महत्वाकांक्षा यह पैदा हुई कि हिंदी जगत में जहाँ कहीं अंतराल दिखाई देता है, हमें लगता है कि अब कुछ कमी है, उस दिशा में भरसक को अपनी ओर से क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। तो नए विषयों की तलाश शुरू हुई और एक सुयोग आपको बताऊं, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय में जब सेवा कर रहा था, अंग्रेज वहाँ कैंपस प्रोफेसर होकर के आ गए थे। अरे वाह। उनके उनके साथ लगभग 2.5 वर्ष मेरे बीते जी। और उससे बड़ी शक्ति मिली, बड़ी प्रेरणा मिली, उनकी बड़ी आत्मीयता भी मिली जी। उसी के साथ साथ वो प्रोफेसर अध्यक्ष होकर नामवर सिंह जी 5 साल रहे तो वे भी नई प्रवृत्तियों के विचारधारा के प्रतिनिधि आचार्य थे। उसके पहले शुरू के जो प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे वो डॉक्टर रसाल इलाहाबाद से गए थे। ये पारंपरिक काव्य के आचार्य थे जी। अलंकार शास्त्र का उनसे बड़ा पंडित, जिसे काव्य शास्त्र कहते हैं जी। दूसरा उस समय नहीं था। तो मेरा सौभाग्य था कि प्राचीन और नवीन जी दोनों आचार्यों के निकट संपर्क में रहा और उनसे सीखने को मिला। सर, तो धीरे धीरे फिर लिखना शुरू कर दिया जी। और लिखते हुए पाठकों का जो प्रोत्साहन मिला, प्रकाशकों की ओर से जो बढ़ावा मिला, सो क्रम जारी रहा और अभी उसी में अपना समय बिता रहा हूं। जी, आपके तो 115 प्रकाशित पुस्तकें हैं। शोध समीक्षा ग्रंथ आपने करीब 65 प्रकाशित हुए हैं, संपादित 40 किए हैं और शोध पत्र 1000 से ऊपर तो शोध पत्र आपके हैं। और आपको सम्मान भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण मिला, दीनदयाल उपाध्याय सम्मान मिला, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य वाचस्पति का सम्मान मिला, कैम्ब्रिज से इंटरनेशनल मैन से सम्मानित हैं आप, अमेरिकन इंस्टीट्यूट से डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड, केंद्रीय हिंदी संस्थान का
सुब्रमण्यम भारती सम्मान मिला हुआ है। सम्मान जब मिलते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमारे कार्यों को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। तो आप इतने सारे सम्मान पाकर आपको कभी भी ऐसी अनुभूति हुई कि ये सम्मान नहीं मिलते तो क्या होता? उससे एक बात तो जैसा अभी आपने कहा, प्रोत्साहन मिलता है और लगता है कोई पीठ थपथपा रहा है, जी लगता है कि किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं गया है। जी खास तौर से ये तो सम्मानों की बात है, कहीं से कोई टेलीफोन भी आता है जी और वो भाई कहता है कि मैंने अमुक पुस्तक पढ़ी या ये लेख पढ़ा या ये भाषण सुना और बड़ा आनंद आया, तो उसका प्रति आनंद स्वयं जी मुझे भी मिलता है। जी निराशा तब होती है जब आप अपनी ओर से अपना अधिकतम दें जी और दूसरी ओर से रिस्पॉन्स ना हो, जी तब लगता है कि हवा में सारी बातें खत्म हो गई। जी लेकिन ये सब सुनते हुए, प्राप्त करते हुए मुझे लगा कि काम कभी बेकार नहीं जाता है। जी। कुछ सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उनको जीवन काल में मिलता है। तो मैं आपकी इस बात से जो लोग हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी किताबें या बहुत सारी कहानियां होंगी, लेकिन जब मेरी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कौन पढ़ेगा, क्यों लिखे। तो उनके लिए आप कुछ कहिए, आज आपके मुंह से सुनकर उनको शायद प्रेरणा इस बात की हो। उनके लिए मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि लिखने पढ़ने में एक बात का ध्यान जरूर रखें। जी आज का समय, अब पाठकीयता का संकट तो हर विषय के साथ है। जी उतने श्रद्धावान श्रोता भी नहीं रह गए हैं। जी कारण ये है कि अब बहुत सारे विकल्प जनता के सामने हैं। जी। पहले एकमात्र पुस्तकें थी, एकमात्र कक्षा थी। जी अब ऐसे ऐसे उपकरण आपके सामने हैं, एक उंगली रखते हैं तो सूचनाओं का विस्फोट होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी एकमात्र गर्ज किताब की नहीं रह गई। जी इसलिए हमें अपनी ओर से डिक्टेट नहीं करना है, जी अपनी ओर से शर्त नहीं देना है कि जिसकी गर्ज हो हमको पढ़े। जी अब कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ेगा। जी जी और ठीक दूसरी है। बात यह है कि हमको पाठकों की अभिरुचि को ध्यान में रखकर, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, बाजार को भी ध्यान में रखकर अपना लेखन करना होगा। जी मुझे एक बात याद आती है, अज्ञे जी ने ही कभी कहा था किसी सभा में कि हम तो अपनी इच्छा से और प्रेरणा से लिखते हैं, जो चाहे पढ़े, माने जिसकी गर्ज हो पढ़े। पढ़े। तो अज्ञे जी की पीढ़ी तक तो चल गया, जी अब नहीं चल पाएगा। जी अब जनता उपयोगितावादी हो गई है, जी वो देखती है इसको हम क्यों पढ़े, जी इससे कम मेहनत में गूगल बाबा हमें बता देंगे। अब आप मानेंगे कि इंफॉर्मेशन, स्कॉलरशिप हैज द टू इंफॉर्मेशन, that's उसको true। कम में चाहिए और सूत्रबद्ध सामग्री चाहिए। सर इसी बात से जुड़ी हुई दूसरी बात हमारे हाँ। दिमाग में जो आती है, और मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में थी और आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, और उस वक्त मुझे अभी याद है कि हम लोगों ने ऑल इंडिया इंग्लिश टीचर्स कॉन्फ्रेंस की जी थी जी। और आपको हम लोगों ने निमंत्रण दिया था वैलेडिक्टरी एड्रेस के लिए। आज तक ही देश के जितने भी टीचर्स जो आए थे जी। और जिन्होंने आपको सुना अंग्रेजी में बोलते हुए, वो आज तक आपको याद करते हैं और आपकी कहीं भी बातों को याद करते हैं। अरे ये तो आपके कारण हुआ होगा। नहीं, ये आप अपनी विद्वता को क्यों कम आंकते हैं सर? आपके, मैं इसी सिलसिले से जुड़ी हुई एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप तो ये बात कह रहे थे कि समय बदल रहा है। हाँ। आपने भी हम लोगों के समय में हिंदी डिपार्टमेंट से ही जर्नलिज्म जी का डिपार्टमेंट सृजित किया जी। विश्वविद्यालय में। क्यों सृजित किया, क्या आपके मन में आई बात? इस पर डॉक्टर साहब, कुछ मुझे बताना ये लगा कि आज के विद्यार्थी की, या कहें शिक्षा नीति की 4 शर्तें हैं, 4 आवश्यकताएं हैं। हम वो शिक्षा प्रणाली लाएं जिससे उसको रोजी रोटी मिल सके, जी। पहली बात। दूसरे, उस शिक्षा के माध्यम से वो मनुष्य बन सके। जी तीसरे, अपने अनुशासन का A to Z ज्ञान उसको हो सके। और चौथे, आज बड़ी ज़रूरत है राष्ट्रीय भावात्मक एकता की, राष्ट्रीय संस्कृति की, अपनी परंपरा से जुड़ने की, तो उसकी पूर्ति हमारा विषय कर सके। इस उद्देश्य से हमने पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया। जी। उसमें हमारे सहयोगियों ने सही अर्थों में सहयोग किया और कुल मिलाकर के मेरा ख्याल है 90% से ज़्यादा पाठ्यक्रम बदल डाला। सौभाग्य रहा कि किसी ने विरोध नहीं किया, जी। विश्वविद्यालय ने भी स्वागत किया। बस ये कि आप अनुदान न मांगे, तो हमने स्वित्त पोषित, कम खर्च में, वही नो प्रॉफिट नो लॉस थ्योरी के आधार पर, तो उसमें ये देखा कि हिंदी में जो बहुत तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, उनमें एक है पत्रकारिता, जनसंचार इत्यादि।
दूसरा है अनुवाद, जी तीसरा है मीडिया लेखन, जी चौथा है आज का विज्ञापन या प्रचार लेखन, पांचवें जिसको हम संभाषण कला कहते हैं, आर्ट ऑफ स्पीच, आर्ट ऑफ रीडिंग। तो इस तरह के 12-13 पाठ्यक्रम हम लोगों ने बनाए। इनमें 2 तो एमए पाठ्यक्रम हुए। एमए ट्रांसलेशन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुदान दे दिया, वो चल पड़ा। मेरा ख्याल है कि देश में अनुवाद का एमए पाठ्यक्रम और कहीं नहीं था। जी उसी तरह से जब यहाँ पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू किया तो डिप्लोमा कोर्सेज तो बहुत थे, एमए पाठ्यक्रम कहीं नहीं था उत्तर प्रदेश में। इसका बड़ा स्वागत हुआ, बड़ी भीड़ उमड़ी और उससे आर्थिक संसाधन भी इतने प्राप्त हुए कि न मुझे सरकार से मांगना पड़ा, न विश्वविद्यालय से मांगना पड़ा। रिटायर होकर के जब आया तो 68 लाख रुपये का एफडी में विश्वविद्यालय को दे के आया था। तो उससे ये कहना चाहा कि अगर आप सचमुच निष्ठापूर्वक और दूरदृष्टापूर्वक काम करना चाहें तो कोई बाधा नहीं है। उस समय आप जानते हैं विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या थी, हमारे विभाग को तो कंटिजेंसी तक नहीं मिलती थी। जी तो हम लोगों ने उसके उपाय निकाले कि आखिर ये दैनिक खर्च कैसे चलाया जाए। तो ये देखा कि विश्वविद्यालय से हमारे 4 पाठ्य पुस्तकें हैं जी जिनको प्रकाशक छापते हैं, पैसा कमाते हैं। जी हमने अपने कुलपति जी से बात की कि आप हमको थोड़ा लोन दे दीजिए, वे किताबें हम विभाग से छाप लेंगे, जी डिस्ट्रीब्यूटर को दे देंगे। और सचमुच ऐसा हुआ कि उनसे प्रतिवर्ष मुझे 50-60 हज़ार रुपये का लाभ होने लग गया जी और 10 रुपये में पुस्तक विद्यार्थी को मिल गई। जी तो इसी तरह से हौसले बढ़ते चले गए कि हम चाहें तो ये सारे काम अपने आप कर लेंगे, वो संसाधन हमारे पास है, बस थोड़ी दूरदर्शिता और दृढ़ता ये अपनानी पड़ेगी। सर, आपकी इतनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि आपके पुस्तकों पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शोध किया है। तो आपके कार्यों पर 3 या 4 शोध हुए हैं और बच्चे उससे अभी भी जुड़े हुए हैं। आपके रिटायरमेंट के इतने दिनों के बाद भी आपको मैं देख रही हूँ कि आप लेखन से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, भाषा से जुड़े हुए हैं। आपका जीवन रिटायरमेंट के बाद कैसा रहा और कैसे आपने अपने जीवन को इतना एनरिच रखा है, इसके बारे में हम लोग को कुछ शेयर करें। डॉक्टर साहब, रिटायरमेंट के बाद मुझे बहुत समय मिला। उसके पहले 12 वर्षों की अध्यक्षता, उस बीच विभाग का ही काम करते हुए दिन रात पूरा समय चला जाता था। दूसरी एक दिक्कत मेरे साथ है यात्राओं की, जहाँ कहीं सेमिनार होते हैं तो शायद बुजुर्गी के कारण लोग सेलिब्रिटी, ऐसी शोभा की कोई मूर्ति अपने बीच देखना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी मना नहीं कर पाता, तो यात्राएं बहुत करनी पड़ी जी। उससे एक लाभ भी हुआ कि पूरे देश को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। 14 विश्वविद्यालय थे जहां गेस्ट प्रोफेसर के रूप में मुझे कभी महीने भर के लिए, कभी 15 दिन के लिए, तो उससे मेरा अनुभव, संसार, वो जो दायरा है जी, वो बढ़ा। पर रिटायरमेंट के बाद समय मिला क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था। घर गृहस्थी मेरी धर्मपत्नी संभाल लेती हैं, ज़्यादा कोई आवश्यकताएं नहीं हैं और शायद किसी काम लायक रहा भी नहीं सिवाय कि बैठे बैठे लिख पढ़ सकूं। तो जितने बकाया विषय थे जो मैं सोचा करता था, खासतौर से शोध और समीक्षा के क्षेत्र में, तो जैसे वो पाठालिवसन वाली पुस्तक अभी आप देख रही थी जी, उसमें हमने करीब 1.5 दर्जन पुस्तकों का संपादन किया और वो हो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसको संपादन कला कहते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर एक असंतोष रहा कि सही इतिहास नहीं लिखा गया है, उसमें आइडियोलॉजी हावी है या एस्थेटिक्स हावी है। ज़्यादा लेखकों कवियों की खोज ही नहीं हुई, खासतौर से मध्यकालीन प्राचीन कवि जो पहले के लेखक लिख गए हैं, बस वही हम बैठे हुए हैं। उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई और नई पीढ़ी की उसमें रुचि भी नहीं रही। तो 4 खंडों में मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें लगभग 5000 कवियों लेखकों की एंट्री है। आज हर चीज़ की रेटिंग हो रही है जी। हैप्पीनेस इंडेक्स तक की रेटिंग कर डालते हैं जबकि वो बड़ा वैयक्तिक है। तो इस हिसाब से मैंने कुछ अलग कृतियाँ लिखी कि इनका क्या स्थान है हिंदी साहित्य में। एक बार हमारे यहाँ मिश्र बंधु नाम के बहुत बड़े विद्वान लेखक हुए, उन्होंने नवरत्न बनाए थे। हमने 100 लेखकों को चुन करके ये प्रयोग किया कि अब 100 रत्न कौन हो सकते हैं हिंदी के जो प्रतिनिधि, लेकिन बाकायदे मूल्यांकन प्रणाली द्वारा।
कि उनकी वस्तुनिष्ठता पर इतने अंक, उनके वैविध्य पर इतने, परिमाण पर इतने, किन विषयों को परिवर्तन किया है इतने, उनकी प्रासंगिकता क्या है, इन सब आधार पर एक कसौटी बनाकर। उसी तरह से एक कष्ट मन में रहा कि हिंदी का अपना काव्यशास्त्र नहीं बन पाया। जी हम संस्कृत काव्यशास्त्र बिल्कुल, और अंग्रेजी बिल्कुल, ये काव्यशास्त्र तो पर आपने निर्भर है। कितनी बड़ी बात कही। और ये कठिन इसलिए था कि संस्कृत के आगे हिंदी का अपना कोई काव्यशास्त्र कोई हो काव्य- सकता है सोच करके लोग हताश हो जाते थे। हाँ जी, सही कह रहे हमने कहा नहीं, हर लेखक के और हर भाषा की एक प्रकृति अपनी होती है, हैं। जी उस लिंग्विस्टिक नेचर को पकड़ने की जरूरत है और उसके अनुसार जो उन्होंने अभिवृद्धि की है। पर कहीं न कहीं नयापन हर व्यक्ति में होता है, उनको बीन बीन करके मैंने काव्यशास्त्र निर्मित किया। वाह उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। जी पत्रकारिता जब पढ़ाने गया तो अंग्रेजी में तो किताबें थी, हिंदी में नहीं थी। नहीं थी। तो उनके हिसाब से 2-3 पुस्तकें पत्रकारिता, संचार और जो आज का खास तौर से टेक्नोलॉजी से जुड़ा जो संचार, पढ़ करके उनके ऊपर किताबें सर बनाई। लेकिन आप अपने समय से आगे थे। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में इस बात की चर्चा करते थे कि आपने जब जर्नलिज्म डिपार्टमेंट खोला और शुरू हुआ तो हम लोग को हमेशा लगता था कि आप अपने समय से आगे सोचते हैं और आप इस देख सकते थे उस वक्त कि ये समय आने वाला है जब जर्नलिज्म मैडम, मास कम्युनिकेशन की जरूरत इसको पड़ने वाली लेकर शुरू में कुछ विरोध भी झेला। जी जब मैंने प्रयोजन मूलक हिंदी की शुरुआत की जी और अपना प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा, तो डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह जैसे विद्वानों ने उसको 3 बार रिजेक्ट किया, ये जी। कहते हुए कि विश्वविद्यालयों का विषय नहीं है। अच्छा जी उसी तरह से मैंने जब साहित्य अध्यात्म नाम का एक प्रश्न पत्र अपने यहाँ लगाया, जी मेटाफिजिक्स ऑफ लिटरेचर, जी तो उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आई कि ये धर्मशास्त्र पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में देखिए यही बातें सारी बातें आ गई है सर जी वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन हो, आ गया जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो, जी। ये बातें आप हमेशा ये कहते बातें रहे हैं। हम आज से 35 साल पहले लगा जी चुके इसीलिए थे। मुझे आपसे बात करते हुए आज इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके बहुत सारी जो बातें आज बताई वो आपने कई मंचों से बोला है और एक पूरी पीढ़ी है शिक्षकों की जो उससे प्रभावित रही है और जितने भी हमारे सीनियर्स हमको सुन रहे हैं आज वो इस बात से प्रेरणा ले सकते हैं कि लाइफ मस्ट गो ऑन एंड यू मस्ट कीप रिचार्जिंग योरसेल्फ। और कैसे रिचार्ज होंगे ये तो आप स्वयं डिसाइड करेंगे, लेकिन मुझे लगता है साहित्य काफ़ी रिचार्ज करता है, साहित्य करता है। करता है। हाँ, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।